चालू है। दूसरा चालू कर दीजिए, इसमें आ गया होगा। चालू है चालू। तो अदेन गुणः इस सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने किया, जिससे यह जाना कि ह्रस्व आकार, दीर्घ एकार और दीर्घ ओकार गुण संज्ञक होते हैं। अब आकार, एकार और ओकार की जब गुण संज्ञा हो गई तो तुरंत एक प्रश्न होगा कि आखिर इस गुण संज्ञा का फल क्या है, क्योंकि जो भी संज्ञा होती है उसका कुछ न कुछ फल अवश्य ही होता है। या संज्ञा सा फलवती, ऐसा नियम। तो अवश्य ही इस गुण संज्ञा का भी कोई न कोई फल बताना होगा। अगर संज्ञा नहीं का फल नहीं बताते हैं तो संज्ञाकरण भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः गुण संज्ञा का फल बताने के लिए सूत्र उपस्थित होता है आद गुणः। आद गुणः इस सूत्र में दो पद हैं। आद यह पंचमी के एक वचन का रूप है, गुणः यह प्रथमा के एक वचन का रूप है। तो आद गुणः इति द्विपदात्मकम गुण संधि विधायकम विधि सूत्रम वर्तते। अब इस आद गुणः इस विधि सूत्र में एक पूर्व परयोः का अधिकार आता है। यह एक अधिकार सूत्र है, एक पूर्व परयोः। अभी कुछ ऐसे संज्ञा सूत्र आएंगे जिनमें एक पूर्व परयोः का अधिकार है, जैसे वृद्धि रेचि हो गया, आद गुणा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और भी आगे सूत्र आएंगे जिनमें पूर्व परयोः का अधिकार है। पूर्व और पर ये दोनों स्थानीय के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विधि शास्त्र में षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य विषयताश्रय जो होता है वह क्या होता है, स्थानीय होता है। आद गुणः ये शास्त्र विधि शास्त्र है, किंतु इसमें कोई भी षष्ठ्यंत पद नहीं है। पहले अभी हमने पढ़ा इको यणचि, वहां इकः ये षष्ठ्यंत था। एचो यवायावह में एचः षष्ठ्यंत था, इसलिए उन षष्ठ्यंत पदों के द्वारा स्थानीय की उपस्थिति हो रही थी। इस आद गुणः सूत्र में क्या नहीं है, कोई भी स्थानीय बोधक पद नहीं है। अतः स्थानीय बोधक पद को लाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र में स्थानीय बोधक पद की उपस्थिति कराने के लिए एक अधिकार सूत्र का आरंभ किया गया, एक पूर्व परयोः। इस अधिकार का प्रयोजन समझ में आया? क्यों ये एक पूर्व परयोः का अधिकार है? स्थानीय का बोध कराने के लिए। स्थानीय बोधक पद की उपस्थिति ये पूर्व परयोः के द्वारा होती है। ये पूर्व परयोः स्थानीय बोधक पद है। तत्त जगह स्थानीय का उपस्थिति कराने के लिए ये अधिकार आरंभ किया गया। एका पूर्व परयोः ये प्रथम अधिकार सूत्र हम लोग अभी तक में जाना। तो ये अधिकार किसको कहते हैं, प्रश्नों का अधिकार सूत्र किसको कहते हैं? तो अधिकार सूत्र का सामान्य एक लक्षण बताया, उत्तरोत्तर संबंधोधिकारः। अधिकारो नाम उत्तरोत्तर संबंधः। तो उत्तरोत्तर संबंध ही अधिकार कहलाता है। मतलब बाद वाले जो सूत्र हैं, उत्तरवर्ती जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के साथ संबंध होना ही अधिकार का, जो भी अधिकार सूत्र होगा उसका उत्तरवर्ती सूत्रों के साथ संबंध हो जाएगा। बात समझ गई? एक विशेष लक्षण अधिकार सूत्र का उपलब्ध होता है, वह क्या है? तो स्वदेशे लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधा जनकत्वे सति उत्तरत्रानुवृत्त्या लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध जनकत्वम अधिकारत्वम। ये अधिकार का एक विशेष लक्षण भी शास्त्र में उपलब्ध होता है। क्या आशय है? तो अभी हम सामान्य इसका आशय यह समझते हैं कि जो अधिकार सूत्र होता है, जहाँ उसका उच्चारण किया जाता है वहाँ उससे कोई भी ऐसा अर्थबोध नहीं होता जिस अर्थ को लेकर के हम किसी लक्ष्य का संस्कार कर सकें, किसी शब्द के साधुता को बता सकें। ऐसा कोई भी अर्थबोध नहीं। लेकिन वह सूत्र जब उत्तरवर्ती किसी सूत्र के साथ संबद्ध हो जाता है और दोनों मिल करके जब अर्थबोध कराते हैं, तो उस अर्थ को लेकर के निश्चित किसी न किसी लक्ष्य का संस्कार हो जाता है। जैसे एक अनभिहिते सूत्र है, कारक बहुत लोग आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए हम बता देते हैं। एक अधिकार सूत्र है अनभिहिते। क्या सूत्र है? अनभिहिते। अनभिहिते। अब ये अनभिहिते सूत्र अधिकार सूत्र है, इसका कोई भी अर्थ जो है ज्ञात नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही अनभिहिते सूत्र कर्मणि द्वितीया में आ जाता है
कहाँ जाता है? कर्मणि द्वितीया में आ जाता है। तो अनभीते आ गया। अनभीते का अर्थ होता अनुक्ते, तो अर्थ हो गया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, हो जाता है कि नहीं? जब ये उत्तर सूत्र के साथ संबद्ध हो गया तो ग्रामम गच्छति में द्वितीया का उत्पादन करने में ये भी सहायक है। यही अनुक्ते अर्थ की उपस्थिति वहां कराता है। अनभीते का अर्थ है अनुक्ते, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। इस प्रकार का जो अर्थ बोध हुआ, उस अर्थ से ग्रामम गच्छति में द्वितीया हो रही है कि नहीं? तो कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से जायमान जो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इत्याकार का जो बोध है, जो कि लक्ष्य का संस्कार कर रहा है, ग्रामम गच्छति में ग्राम पद के साधुत्व को बता रहा है, उस बोध में उपयोगी है कि नहीं है? अनभीत साक्षात कोई अर्थ नहीं है उसका, लेकिन जब उत्तर सूत्र के साथ संबद्ध हो जाता है तो लक्ष्य के संस्कार में लक्ष्य की शब्द रूपी लक्ष्य के साधुत्व का वह उपयोगी हो जाता है, साधुत्व का जनक वो भी हो जाता है। बात सुना गया? साक्षात बोध का जनक है, लेकिन उस बोध से लक्ष्य का संस्कार होता है, तो लक्ष्य संस्कारक बोध का उपयोगी अधिकार सूत्र होता है। इसलिए इस भावना को जो अभी हमने बात समझी, उसी अभिप्राय से लक्षण बनाया गया स्वदेशे, मतलब स्वोच्चारण देशे, जहां उसका उच्चारण है उस स्थल पर लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का बोध का जनक नहीं है, अजनक। समझा गया? तो स्वदेशे लक्ष्य संस्कार लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का बोध अजनकत्वे सति, और उत्तरत्र अनुवृत्तिया, उत्तर सूत्र कर्मणि द्वितीया, तो उत्तरत्र अनुवृत्तिया लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का जो बोध तज्जनकत्व, उस बोध का जनकत्व उस अधिकार सूत्र में रहता है। बात समझ गया? कई सारे जगह यहाँ पर उत्तरत्र अनुवृत्तिया के स्थान में लिखा रहता है विधि सूत्र एक वाक्यतया, विधि सूत्र के साथ एक वाक्यता करके, वो उतना युक्त नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कई सारे अधिकार सूत्र हैं उनका संज्ञा सूत्र के साथ संबंध होता है। जैसे कारके एक अधिकार सूत्र है, उस कारके का सभी संज्ञा सूत्रों के साथ कारक प्रकरण में संबंध होता है, इसलिए कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्, कारकम अधिकरण संज्ञकम स्यात्, ऐसा सब लिखा हुआ है। तो अधिकार सूत्र है कारके, लेकिन उसका विधि सूत्र के साथ ही संबंध नहीं होता, अभी तो संज्ञा सूत्र के साथ भी उसका संबंध होता है। इसलिए हमने क्या किया है, ये नहीं लिखा कि विधि सूत्र के साथ एक वाक्यता करनी है, कोई भी उत्तर सूत्र में जाएगा तो उत्तरत्र अनुवृत्तिया लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का बोध जनकत्व अधिकार सूत्र में रहता है। तो ये लक्षण आपको याद कर लीजिएगा, स्वदेशे लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का बोधा जनकत्वे सति उत्तरत्र अनुवृत्तिया लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकार का बोध जनकत्वम अधिकारत्वम, यह जो है अधिकार सूत्र का लक्षण होता है। समझा गया? तो ये जो है एक पूर्व प्रयोग अधिकार सूत्र है, इसका उत्तर में अनुवृत्ति हो जाएगी। उत्तर में इसके सूत्र है आद गुणः। क्या सूत्र है? आद गुणः। आद गुणा सूत्र में एक पूर्व प्रयोग, ये दोनों पद की उपस्थिति हो जाएगी, संपूर्ण सूत्र का अधिकार है, तो दोनों पद उपस्थित हो जाएंगे। तो यह जो पूर्व प्रयोग ये पद है, यह स्थानीय समर्पक पद है। कैसा पद है? स्थानीय को समर्पित करता है। स्थानीय क्या है ये बताता है, अतः स्थानीय समर्पक पद है पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर दोनों ही स्थानीय होते हैं। और एक क्योंकि गुण करना है, गुण संज्ञक कितने हैं? 3। स्थानीय कितने मिल रहे हैं? 2। तो 2 स्थानीय है, किसी के मन में होने लगे 2 स्थानीय तो 2 आदेश, 2 गुण कर दिया जाए। अभी तक जितना पढ़ रहे थे सब जगह स्थानीय एक था, इको एड़ची से हमने यणादेश पढ़ा, तो यणादेश का स्थानीय एक ही होता है, वह एक ही रहता है। सुधी उपास्य में एक ही स्थानीय है ईकार। हरे पढ़ा तो हरे ए, इस अवस्था में एक ही स्थानीय है अयादेश का एकार। लेकिन यहाँ जो है 2 स्थानीय मिलेंगे, एक पूर्व भी स्थानीय होगा और पर भी स्थानीय, तो 2 स्थानीय हैं। किसी के मन में होने लगे एक स्थानीय 2 तो आदेश 2। तो ये भ्रम वारण करने के लिए ये एका भी जाता है कि नहीं गुण संज्ञक भले ही 3 हैं,
लेकिन ये दो के स्थान में कितना होगा, एक ही कोई गुण होगा। ये बताने के लिए एकः का भी अधिकार उत्तरवर्ती सूत्र में किया जाता है। तो एकः पूर्व परयो हो, इस समग्र सूत्र का अधिकार आद गुणः सूत्र में आता है। क्लियर हो गया? तो उसमें एकः पूर्व परयो आए। और भी कुछ पद आते हैं, जैसे इको एनची सूत्र के द्वारा अची की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? अची की अनुवृत्ति आती है। कहाँ से? इको यणचि। इस सूत्र के द्वारा अची इस सप्तम यंत्र पद की उपस्थिति क्यों हुई? क्योंकि कोई निमित्त बोधक पद भी नहीं। ये यहाँ एक तो ये है गुणः कैसा है, विधेय का बोध कराता है। अवर्ण से पर में होना चाहिए, तो आत भी निमित्त की कोटि में है, पंचम यंत्र भी निमित्त होता है, लेकिन एक और निमित्त की अपेक्षा है तो अची आगे। अची निमित्त का उपस्थापन कराने के लिए इस अची पद की अनुवृत्ति हम लोग किए। कितने पद हो गए हमारे पास? आग, गुणः, एकः, पूर्व परयोः, अची, इतने पद हो गए। अब इनको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, एक क्रम से फिट कर लेते हैं, सजा लेते हैं, जिसको हम अन्वय कहते हैं। क्रम से व्यवस्थित करने को ही, क्रम से रखने को ही अन्वय कहा जाता है। तो हम उनको रख लेते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे वृत्ति में लिखा है तो पहले आद, ये आद पंचमी का रूप है, हमने बताया था। आ शब्द के पंचमी में, तो यहाँ ये तपर करण नहीं है, तपर करण नहीं है। तो आद का अर्थ क्या हो जाएगा? अवर्णात्। आ का अर्थ क्या हो गया? अवर्णात्, ऐसा अर्थ हो गया, अवर्ण से। अब ये अवर्ण से कोई भी हम ले सकते हैं। ह्रस्व भी का ग्रहण हो जाएगा, दीर्घ का ग्रहण भी हो सकता है, प्लुत का भी ग्रहण हो सकता है। अवर्ण से किसी का भी ग्रहण हो जाए तो अवर्ण से अची। अची, अब अची में सप्तमी है तो पर सप्तमी, अच के परे रहेंगे, निमित्त है ना। अची परे, अवर्णात् अची परे। कौन स्थानी को ले आए? पूर्व परयोः एकः। ये एकः किसमें विशेषण है? गुणः में। कितना गुण होगा? एक ही गुण होगा। तो एकः, एको गुणः स्यात्। ये सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते। इस नियम के अनुसार स्यात् इस क्रियाबोधक पद को हम ले आए। तो वृत्ति क्या बन गई? अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः एको गुणादेशस्य, अथवा गुणः एकादेशस्य। एक ही गुण संज्ञक कोई आदेश होगा। ये जो है इसका सामान्य सा अर्थ जो वृत्ति में लिखा है वह बन गया। कोई दिक्कत? अवर्ण से अच परे रहते, अष्टादश अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में गुण संज्ञक कोई एक आदेश होता है, एक गुणस्यात्। ये जो है इसका अर्थ है। क्लियर हो गया? और अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से आपको लगाना है, सप्तमी है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको विशिष्ट अर्थ बोलने के लिए क्या करेंगे? अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो अवर्ण, उस अवर्ण और पर, उन दोनों के स्थान में, पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मतलब क्या है? अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्व यदि है तो ये निमित्त मिल गया। अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्व निमित्त, तो फिर उस अवर्ण और पर जो अच है उन दोनों के स्थान में क्या करना है? पूर्व और पर के स्थान में गुण एक आदेश करना है। समझा गया अर्थ? कोई दिक्कत किसी को? हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पहला उपेंद्रः। क्या उदाहरण है? उपेंद्रः। ये इसका उदाहरण। कैसे बनता है उपेंद्रः? तो इंद्रम उपगतः इति उपेंद्रः। भाई के सीधे उप इंद्र लिख देंगे तो प्रश्नों का ना संधि आप क्यों कर रहे हैं? संधि कहाँ कहाँ होती है? तो हम लोग कारिका पढ़े थे पहले। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षामपेक्षते, ऐसा सब बताया गया था। तो यहाँ पर उपेंद्र में आप संधि कर रहे हैं तो कौन सा संधि का निमित्त बैठा है? क्या ये उपेंद्र एक पद है? तो उप अलग है, इंद्र अलग है, तो फिर एक कैसे होगा? तो एक पद हुआ नहीं।
एक पद भी नहीं है। और संहिता के पद नित्या धातु उपसर्गयो, उपसर्ग तो कथनचित मान ले, वस्तुतः उपसर्ग भी नहीं है, धातु के योग में ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्गा क्रिया योग, तो इंद्र शब्द का योग है तो उपसर्ग भी नहीं है और धातु भी नहीं है, तो इसलिए भी संधि नहीं हो सकती। और जो है तो समास मानना पड़ेगा कि समास हुआ है इसलिए संधि कर रहे हैं। तो समास क्या करेंगे? इंद्रम उपगतः, ये जो इसका विग्रह है, उपेंद्र का विग्रह क्या है? इंद्रम उपगतः इति उपेंद्र। समझा गया? एक वार्तिक है, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। अत्यादि जो अव्यय हैं, अति इत्यादि जो अव्यय हैं, वे अव्यय क्रांतादि अर्थ यदि बोधित हो तो द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त करते हैं, ऐसा उस वार्तिक का अर्थ। तो यहाँ देखो, ये जो उप है मतलब द्वितीयांत समर्थ सुबंत हो गया क्या? इंद्र अम, मतलब इंद्र अम, ये हो गया कि नहीं? इस द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ जो है उप का समास हो जाएगा। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक के द्वारा इंद्र अम इस द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ उप इसका है उपगतः, इंद्रम उपगतः इस अर्थ में समास कर देंगे। समास करने के बाद क्या होगा? उप की उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि प्रथमांत हो गया अत्यादयः, उससे बोध्य है, अतः उसकी उपसर्जन संज्ञा करके पूर्वक प्रयोग कर लिए उप इंद्र अम, उप इंद्र अम, ये स्थिति हो जाएगी। फिर समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करिए, तद अवयव जो सुप है अम, उसका लुक कर दीजिए। लुक कर देने के बाद स्थिति क्या बन गई? उप इंद्र। ये जो है एक समस्त पद है। उप इंद्र क्या है? एक समस्त पद है। समास में संहिता करना क्या है? नित्य है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर अब हम जो संधि करें, देखते हैं। यहाँ कोई इक दिख रहा है, ये अरे इक पूछ रहे हैं, अच्छ नहीं पूछ रहे हैं, सुनना चाहिए पहले। यहाँ ये इक है, इंद्र में इकार जो है इक है, लेकिन कैसा इक नहीं है? अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक नहीं है ना, इसलिए इको एणची की प्राप्ति नहीं है। इको एणची कहाँ लगता है? अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक के रहने पर ही आज इको एणची लगता है। यहाँ एक मिल रहा है, दो है, एक तो इंद्र का इकार भी इक है, उप का उकार भी इक है, लेकिन दोनों ही क्या नहीं है? अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट नहीं है। आज से पूर्व में तो है, लेकिन अव्यवहित पूर्व में नहीं। ये भी अकार से पूर्व में है, लेकिन बीच में पा का व्यवधान। इंद्र का इकार भी दकार उत्तरवर्ती अकार से पूर्व में है, लेकिन मध्य में ना, दा और रा, इन तीन वर्णों का व्यवधान है कि नहीं? तो इसलिए अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक ना मिलने के कारण यहाँ पर इको एणची से किसकी प्राप्ति नहीं है? यणादेश की प्राप्ति नहीं है। दूसरा सूत्र हम पढ़े थे, एचो यवायावहा, उसकी भी प्राप्ति नहीं है। क्यों? अच तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं पर एच ही नहीं दिख रहा। एच ना होने से एचो यवायावा की भी प्राप्ति नहीं है। तो अब सूत्र एक और संधि विधायक हमको मिला क्या? और भांतो ही प्रत्यय वगैरह भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि एच ही नहीं है। तो कौन सूत्र प्राप्त हुआ? आद गुणः, जो कि कहता है अवर्ण से अव्यवहित पूर्व में यदि अकार, अथवा अवर्ण से पर में यदि क्या है? अच है। अवर्ण से अव्यवहित पर में यदि अच है, तो पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व अवर्ण और पर जो अच, तो पूर्व अवर्ण और पर जो अच है, उन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? गुण एक आदेश होता। देखिए, अवर्ण हो गया पकार उत्तरवर्ती अकार, ये अवर्ण है कि नहीं? उससे पर में इंद्र का इकार हो गया अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण। अवर्ण से अच पर में मिल गया इंद्र का इकार, तो पूर्व है अकार और पर है इकार, इन दोनों के स्थान में कोई एक गुण करना है। गुण कितने हैं हमारे पास? आ, ई, उ, तीन गुण हैं। क्या सब बोल रहे हैं? आ, ए, ओ, ये तीन गुण है कि नहीं? आ, ए, ओ, ये तीन गुण हैं। इन तीन में से किसी एक को करना है। किसको किया जाए?
पहले सब नाम पता, इनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो देखो, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का क्या है? तालु। ई का तालु है। अब देखो, अगर इसको हम करना चाहें तो क्या है? इसका ओ का कंठोष्ठ, इसके साथ तो मेल खा रहा है आकार के साथ, लेकिन ई के साथ उसका मेल नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ओ को हम कर नहीं सकते। आ को देखते हैं तो आ का कंठ इसके साथ तो मिल रहा है, लेकिन ई के साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए ए को भी नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे जो दोनों से मेल खाए। तो कौन है? एका। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। इसका स्थानियों का क्या है? इसका कंठ और इसका तालु। तो कंठ तालु स्थान वाले जो अकार और इकार, उन दोनों के स्थान में कंठ तालु वाला ही एक गुण संज्ञक हो जाएगा ए। तो इन दोनों को हटा करके क्या कर दिए? उ पा ए द्र मिला देंगे। अज्जीनम परेण संयोज्यम, तो मिला दिए तो क्या बन गया? उपेंद्र। ऐसा बन गया, बन जाएगा ना उपेंद्र। बाद में सूल आइए, ऋतु विसर्ग कर दीजिए, क्या बन जाएगा? उपेंद्र। ये प्रयोग बन गया। कोई दिक्कत? ये हटा दें। अब देखो, एक दूसरा उदाहरण बता दें। दूसरा उदाहरण क्या है? गंगोदकम। गंगोदकम ये भी एक समस्त पद है। गंगायाः उदकम, गंगायाः उदकम इति गंगोदकम। तो कौन समास है? गंगाया। गंगोदकम में षष्ठी तत्पुरुष। सूत्र क्या है? षष्ठी सूत्र है। ये सब तैयार करते रहिए, संधि पढ़ते पढ़ते जो आधा समास सब तैयार हो जाएगा। तो गंगायाः उदकम ऐसा विग्रह करके षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिए। समास कर देने के बाद अलौकिक विग्रह क्या रहता है? गंगा गस। क्या रहता है? गंगा गस और उदक अम कर लो, हैं? उदक अम, अथवा उदक अम मत करो, सु करो। ये तो नपुंसक लिंग है तो अम हो गया है ना? अतोम सूत्र के द्वारा अम आदेश हो जाता है, लेकिन उसका उदक सु ऐसा ही। गंगा गस उदक सु, तो ये षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत गंगा गस का प्रथमांत समर्थ सुबंत उदक सु के साथ षष्ठी सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास होने के बाद जो है क्या कर दीजिए? पूर्व निपात वगैरह करेंगे तो यही स्थिति रहेगी। और कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, तदवयव सुप प्रत्ययों का सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक, तो क्या हो गया? गंगा उदक। अब यहाँ पर भी ये इक तो दिख रहा है, लेकिन वो अजव्य वहित पूर्वत्व विशिष्ट इक नहीं है, इसलिए कोई णची की प्राप्ति नहीं। कोई एच वर्ण नहीं दिख रहा है, अतः एचो यवा यवा की भी प्राप्ति नहीं है। तो क्या सूत्र बचा हमारे पास? आद गुणः। आद गुणः को लगा के देखते हैं। तो देखिए, अवर्ण दिख रहा है कि नहीं? कौन सा अवर्ण? उसको ऐसा बोलिए, गंगा शब्दावयव द्वितीय गकारोत्तरवर्ती अकार है। केवल गकार कहोगे तो इस गा के बाद भी आ है कि नहीं है? तो यहाँ दो अन्य जगह द्वितीय कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गा दो है इसलिए द्वितीय स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए कहेंगे। तो कैसे बोलोगे? गंगा शब्दावयव द्वितीय गकारोत्तरवर्ती अकार, ये अवर्ण से मिल गया हमको, ये अकार। उससे अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण पर में है कि नहीं है? कौन? उदक शब्दावयव उकार। कैसा अच है? उदक शब्दावयव उकार। तो अवर्ण से अच पर में मिल गया उदक शब्दावयव उकार रूपी अच, इसलिए इन दोनों वर्णों के स्थान में क्या करेंगे? एक कोई गुण आदेश करेंगे। करेंगे कि नहीं? तो गुण आदेश करेंगे तो क्या होगा? अब गुण वही तीन है, आ ए ओ। कौन सा किया जाए? तो आ का स्थान क्या है? इसका कंठ है। इसका क्या है? ओष्ठ है। अगर हम आ को करते हैं तो कंठ तो मिल जाएगा,
लेकिन ओष्ठ ऊ के साथ कोई उसका जो है साम्यता नहीं मिल पा रही है। ए को करेंगे तो इसी के साथ मिल जाएगा, आ के साथ तो कंठ स्थान मिलेगा, लेकिन ऊ का उसके साथ ऊ के साथ कोई उसकी साम्यता नहीं मिल पा रही है। तो हम ओ को देखते हैं। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। तो इसका आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ। तो कंठोष्ठ उच्चारण स्थान वाले स्थानी हैं आकार और उकार। उन दोनों के स्थान में कंठ और ओष्ठ वाला ही क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ। अब इससे आ हटा दीजिए, इससे ऊ हटा दीजिए, दोनों को हटा करके ओ आया। क्या बन गया? गंग ओ दक, गंग ओ दक मिला दो तो क्या बन गया? गंगोदक अजीनम परेण संयोज्यम। तो गंगोदक बन गया। फिर सोच से सू लाना है और उसको अमादेश करना है, अमी पूर्वा से पूर्व कर दिए तो गंगोदकम। गंगोदकम, गंगोदकम मतलब गंगा जलम। गंगोदकम का अर्थ क्या है? गंगा जलम। तो ये गंगा जल को जो है गंगोदकम कहते हैं। और उपेंद्र नाम है, इसका अर्थ हमने नहीं बताया। उपेंद्र नाम है भगवान विष्णु का। वो जब वामन अवतार हुआ है कश्यप और अदिति के गर्भ से, मतलब कश्यप उसके पिताजी थे और अदिति के गर्भ से वामन अवतार हुआ। अदिति के पुत्र हैं कौन? इंद्र। और उनके बाद में जन्म हुआ तो जो है उनके छोटे भाई जो है उपेंद्र कहलाते हैं, वामन। तो वामन और विष्णु एक ही है, तो विष्णु का नाम क्या है? एक उपेंद्र। उपगतः इंद्रम उपगतः मतलब बाद में उत्पन्न, ऐसा यही तात्पर्य, तो उनके बाद में उत्पन्न होने वाला। क्लियर हो गया? इसके उदाहरण में कोई दिक्कत? तो ये जो है हमने आज आद गुणः इस सूत्र को पढ़ा। श्री गुरु चरण कमल।